बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेगोशिएशन ऑफ पेमेंट टर्म्स एंड नेगोशिएशन ऑफ प्राइसेस, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। मतलब अगर आपने पेमेंट टर्म्स को नेगोशिएट करना है तब भी आपके जो पीछे बैकग्राउंड पे जो वर्किंग होगी वो सेम होगी जो कि आप नेगोशिएशन ऑफ प्राइसेस या कॉस्ट के ऊपर नेगोशिएशन करते हैं। मतलब आप किसी किस्म की भी नेगोशिएशन करें उसके बैक एंड पे जो आपकी वर्किंग होगी वो सिमिलर होगी। हाँ, आप प्राइसेस के ऊपर करें, आप प्राइसेस की जो टर्म ऑफ पेमेंट आके कितने दिन की होनी चाहिए उसके ऊपर करें तो आपकी जो वर्किंग है वो सेम होगी। तो वो वर्किंग क्या होगी वो आज डिस्कस कर लेते हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आपने कुछ भी नेगोशिएट करना है कॉस्ट के ऊपर या प्राइसेस के टर्म्स ऑफ पेमेंट के ऊपर तो आपको किन चीज़ों को देखना चाहिए। पहले ये देख लें कि हर चीज़ के लिए नेगोशिएशन ज़रूरी नहीं होती। मतलब अगर आप हर चीज़ को नेगोशिएट करेंगे तो ये ऐसे ही है जैसे आप हर चीज़ के ऊपर मोस्ट अर्जेंट लिख दें। जब भी कोई किसी को मैसेज जाना है उसके ऊपर मोस्ट अर्जेंट मोस्ट अर्जेंट मोस्ट अर्जेंट, तो दूसरा बंदा एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा देखता है, फिर जब एक्चुअली आपको मोस्ट अर्जेंट रिक्वायर्ड होता है तो वो कहता है यार इसकी तो आदत है, मतलब एटीट्यूड बन चुका है, ये हर जब भी कुछ बजवाता है उसके ऊपर मोस्ट अर्जेंट लिखा होता है, तो वो उसको ट्रीट ही नहीं करेगा। वो उसे कहेगा, या वो आप हर आइटम के ऊपर अगर वेंडर से नेगोशिएट करते हैं जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो वो फिर आपको एक स्टैंडर्ड बना लेगा कि भी इन साहब को जब भी कोटेशन देनी है इसके ऊपर नेगोशिएशन मार्जिन रखना है 5%, 10%, जो भी ये मुझसे कम करवाते हैं तो अब वो प्राइसेस उस लेवल से आपको बजवाएगा कि भी ठीक है 10% इसने नेगोशिएट करके नीचे करना है तो 10 ऐड कर लें। दूसरा तरीका ये कि दूसरी रीज़न एक और ये है कि जो प्राइस कंपैरिजन होता है जब आप लोगों को RFQ बजवाते हैं, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के, भाई आप अपनी कोटेशन दें तो हम कंपेयर करके फिर आपको जो लोएस्ट होगा उसको ऑर्डर दे देंगे, तो फिर उसका तो कंसेप्ट ही ख़त्म हो गया। मतलब नॉर्मली नेगोशिएशन के लिए कभी प्रोक्योरमेंट को फोर्स नहीं किया जाता कि आप नेगोशिएट करें। प्राइस कंपैरिजन जो होता है, मतलब जो फेयर कंपटीशन होता है वो उसके लिए फोर्स किया जाता है कि आप एक फेयर कंपटीशन को आए वेंडर्स में और जो प्राइसेस आपको मिलती हैं उसमें जो लोएस्ट पॉसिबल है वो ले लें। अब आप समझेंगे कि जी जो लोएस्ट पॉसिबल है उसको हम कैसे देखें, तो जो प्रोक्योरमेंट में लोग होते हैं उनके पास दो तरीके होते हैं लोएस्ट प्राइस को देखने के। नंबर वन, उनके पास पीछे हिस्ट्री होती है उस आइटम की कि ये आइटम पीछे कब ख़रीदी थी और किस रेट के ऊपर ख़रीदी थी और किस वेंडर के ऊपर से ख़रीदी थी। तो जब भी प्राइस कंपैरिजन बनता है तो पीछे वो हिस्ट्री अवेलेबल होती है, तो इससे भी उनको अंदाज़ा होता है कि ये इतनी क्वांटिटी में इस प्राइस के ऊपर, इस रेट के ऊपर इस वेंडर से हमने ली थी, तो उसको देखा जा सकता है। नंबर दो, मार्केट की नो होती है प्रोक्योरमेंट वालों की जॉब ही प्राइसेस के ऊपर नज़र रखना है कि मार्केट में जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उनकी प्राइसेस मार्केट में क्या चल रही हैं और कितने लोग अवेलेबल हैं सप्लाई करने के लिए। तो यही उनकी जॉब होती है, इसलिए उनके ये नॉलेज में होता है। और दूसरा, उनके पीछे हिस्ट्री अवेलेबल होती है। तो कोई जब भी प्राइस कंपैरिजन बनता है, जो करंट प्राइसेस आप RFQ के अगेंस्ट रिसीव करते हैं, तो उसमें जो लोएस्ट अवेलेबल प्राइस होती है वो पिछली जो हिस्ट्री में प्राइस अवेलेबल है उससे कंपेयर कर ली जाती है। वो या तो ऑलमोस्ट वही होगी जो पीछे ली थी या उसमें नॉमिनल सा इजाफा होगा, और अगर इजाफा होगा तो वो जस्टिफाई होगा। आप समझ रहे होंगे कि भी मार्केट पिछले उस टाइम से जब लास्ट परचेज़ की थी और अभी के टाइम में मार्केट क्या आगे गई है, उसकी प्राइसेस बढ़ी हैं आइटम की। अगर बढ़ी हैं तो आप उसको पे कर दें, खाम में वेंडर का गला घोंटने की ज़रूरत नहीं होती। आखिर आपने उससे और बहुत सारी चीज़ें लेनी होती हैं, प्राइस के अलावा भी चीज़ें मैटर करती हैं जो आप वेंडर से ले रहे होते हैं, जैसे सर्विसेज ले रहे होते हैं, टाइमली सप्लाई ले रहे होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन की एक्यूरेसी ले रहे होते हैं। अगर आपको गलत इनवॉइस ही 3 दफ़ा आ जाए तो आपका दिमाग जो है वो ऑफ हो जाएगा कि यार क्या मुसीबत है, मैं 3 दफ़ा डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, 3 दफ़ा फिर वो गलती आ गई है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप को ज़रूरत नहीं होती नेगोशिएशन की या टर्म्स ऑफ पेमेंट को नेगोशिएट करने की। अच्छा, इसको
मतलब टर्म्स ऑफ पेमेंट और नेगोशिएशन ऑफ कॉस्ट या प्राइस, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। एक क्वेश्चन था कि जी किसी का कि टर्म्स ऑफ पेमेंट को किस तरह से नेगोशिएट करना चाहिए, ये ज़रा बता दें। तो मैं उनका नाम भूल गया हूँ, इसको मैं कंटिन्यू रखूँगा नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक को, तो उसमें फिर उन साहब का नाम बता दूँगा। तो अब जो टर्म्स ऑफ पेमेंट को नेगोशिएट करना है, उसके लिए सबसे जो टॉप ऑफ द लिस्ट जो पॉइंट आपके जहन में होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि क्या आप कॉस्ट सेव करना चाहते हैं या क्रेडिट के ऊपर जाना चाहते हैं। देखें, किसी भी चीज़ की प्राइस अगर आप क्रेडिट पे लेते हैं, यानी उसमें डेज इन्वॉल्व करते हैं, 30 डेज, 60 डेज या 1 वीक, जो बहुत अच्छी कंपनीज हैं वो 10-15 दिन में पेमेंट कर देती हैं, और उसके बाद जो थोड़ी और बेहतर हैं वो फिर 1 मंथ से ज़्यादा आगे नहीं जाती जो अच्छी कंपनीज होती हैं। विद इन 1 मंथ कर देती हैं, या उससे भी काफ़ी पहले वीक, 10 डेज या 15 डेज में कर देती हैं। तो अगर कोई वीक, 10 डेज, 15 डेज में कर देता है तो इसको ऑलमोस्ट कैश पेमेंट ही समझा जाता है, यानी इसको क्रेडिट ट्रीट नहीं किया जाता। मार्केट की जो प्रैक्टिस है 8-10 दिन की पेमेंट को समझें कि आपको अभी पेमेंट हो गई है, क्योंकि वो जो 8-10 दिन का गैप होता है वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है कि जब भी वेंडर सप्लाई देगा तो उसके बाद वो उसकी इनवाइस देगा, स्टोर से GRN आएगी, प्रोक्योरमेंट वाले सारे डॉक्यूमेंट्स कंपाइल करेंगे, अकाउंट्स में भिजवाएंगे, अकाउंट्स वाले फिर अपना उसको बहुत स्पीड अप भी काम करते हुए सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल के पेमेंट को प्रोसेस करके चेक बना के वेंडर को बुला के दे दें, तो वो इतने टाइम लगता है जिसमें 8-10 दिन या 15 दिन का मार्जिन होता है। तो 15 दिन तक की पेमेंट जो है ना वो समझें कि वो कैश पेमेंट ही होती है, इसको वेंडर कोई ऐसे क्रेडिट नहीं समझता। और अगर 1 मंथ पे चली जाती है तो भी वो नॉर्मल पेमेंट ही ट्रीट की जाती है कि ठीक है 10-15 दिन का तो टाइम लगना ही लगना है, बाकी 8-10 दिन 15 दिन और है, तो इस पे भी वेंडर को कोई इतराज़ नहीं होता है। प्रोक्योरमेंट वाले भी 1 मंथ तक उसको ले आते हैं, और जो यूनिट प्राइस ट्रीट की जाती है प्रोक्योरमेंट की गुड्स की वो ऑलमोस्ट कैश ही होती है। लेकिन जैसे ही आप 15 दिन से आगे जाते हैं या 1 माह से आगे जाते हैं, जिस जगह भी आपने लॉक किया होगा कि जी यहाँ तक तो कैश ही ट्रीट किया जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से आगे जाएगा तो फिर ये यूनिट प्राइस बढ़ जाएगी। मतलब जब भी आप किसी क्रेडिट के ऊपर जाते हैं वेंडर के साथ, तो वेंडर कहेगा जी मैं 2 माह तक तो नहीं, या तो आप मुझे कैश पे कर दें 2-4-10 दिन में, तो अगर आपने 2 माह बाद पेमेंट करनी है तो फिर इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होगी, तो वो यूनिट प्राइस चेंज कर देगा। ये भी मार्केट की कॉमन प्रैक्टिस है कि जितने डेज इन्वॉल्व होंगे प्राइस उतनी बढ़ती जाएगी, और ये जनरली अंडरस्टूड भी होता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है, मतलब एक आदमी ने 10 लाख की सप्लाई दी है और 10 लाख उसके 2 माह तक आउटस्टैंड रहते हैं, उसे नहीं मिलते, तो जाहिर है उसको 10 लाख के ऊपर जो 2 माह में बैंक से इंटरेस्ट मिल सकता है, कम से कम उतना तो वो उसके ऊपर ऐड करेगा। या अगर वो 10 लाख बैंक से लोन लेके आपको सप्लाई करता है और जो बैंक को उसने इंटरेस्ट रेट पे करना है वो अपने प्रॉफिट में उतनी अमाउंट ऐड कर लेगा। फॉर एग्जांपल 20% इंटरेस्ट रेट है और 10 लाख के ऊपर 20% अगर देखें कितना बनता है, शायद 20 या शायद 2 लाख, मेरा मैथ थोड़ा कमज़ोर है, तो जितना इंटरेस्ट रेट बनेगा 20% 10 लाख के ऊपर, तो अगर उसने अपना प्रॉफिट भी 20% रखा हुआ है, 20% इंटरेस्ट है, तो वो 40% हो गया, तो वो 40% उस प्राइस के ऊपर ऐड कर देगा 10 लाख के ऊपर। अब 10 लाख के ऊपर जब 40% ऐड होगा तो वो प्लस होके उतनी बन जाएगी, और जितने पीसेस वो सप्लाई कर रहा है वो उतनी अमाउंट के ऊपर डिवाइड करके उसकी यूनिट प्राइस निकालेगा कि जी इसकी तो यूनिट प्राइस इतनी बनती है अगर आप 2 माह का क्रेडिट लेंगे। तो इसलिए इस जगह पे आके फिर ज़रूरत पड़ती है कि प्रोक्योरमेंट वाले
नेगोशिएट करें, वेंडर को बैठाएं कि यार पेमेंट हम 2 माह बाद देंगे या पेमेंट हम 3 माह बाद दे देंगे, लेकिन आपने रेट को कैश वाले रेट के ऊपर रखना या कैश के नियर अबाउट रखना। अब ये सारा फिर नेगोशिएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो वो प्राइस बढ़ा रहा है उसको कितना खींच के पीछे लेके आ सकते हैं जो कैश का रेट है। तो अब उसको खींच के पीछे कितना लेके आ सकते हैं, इसके लिए आप क्या तरीक़ाकार अपना सकते हैं, क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, क्या जो स्टैंडर्ड पॉइंट्स मार्केट में चलते हैं कि जिनके ऊपर आप अमल करते हुए उसको पीछे ले आएँ और वो आ भी जाए, तो इसको हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।